सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 को हम अपने स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इस चैप्टर की ख़ास बात यह कि इस चैप्टर में कोई ख़ास न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। यानी ये जो चैप्टर है सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है, और ये चैप्टर उन लोगों को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए जो आगे जाके किसी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उनको पढ़ने का शौक है, तो उनके लिए चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर एमकेट के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एमकेट के स्टूडेंट्स को चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि एमकेट में आगे अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो इस चैप्टर का ज़्यादा आपके इस्तेमाल में नहीं रहेगा ये चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे। एक एक चीज़ की मैं डेप्थ में आपसे बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी आप बात करते हो तो एक चीज़ आपके जहन में आती है और वो आती है सेमी कंडक्टर। अब सवाल ये सर, ये सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर बोलते क्यों हैं? सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? अच्छा, सेमीकंडक्टर की ख़ास बात होती है, सेमीकंडक्टर कभी कंडक्टर बन जाता है, ये आपने पढ़ा होगा ना, और सेमीकंडक्टर कभी क्या बन जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। यानी इसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कंडक्टर के तौर पे भी एक्ट करता है, इंसुलेटर के तौर पे भी एक्ट करता है। अब आप सवाल सोचोगे सर, चलें आपकी ये बात मान ली कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर भी होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर भी होता है, सर पता कैसे चलेगा कब ये कंडक्टर होगा कब ये इंसुलेटर होगा? अच्छा, फिर आपने सेमीकंडक्टर के बाद दो तरह के सेमीकंडक्टर भी पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक आपने पढ़ा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, वरना आप बोलेंगे सर ये सारी बातें तो आपने पढ़ी नहीं, आपने सारी बातें एक साथ एक स्लाइड में बता दी। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा कि भाई आप पहचानोगे कैसे कि कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, इनके दरमियान क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में एक थ्योरी है जिसको आप बैंड थ्योरी बोलते हो। ये बैंड थ्योरी बताती है आपको कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सॉलिड में इंसुलेटर्स, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स के दरमियान। एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही होगी। अब इस डायग्राम को देखिएगा। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ये बोलती है कि आपके पास दो तरह के बैंड होते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखो, डायग्राम में भी बात आपको क्लियर नज़र आ रही है। एक जो बैंड होता है वो कहलाता है आपके पास वैलेंस बैंड, और एक जो बैंड होता है वो कहलाता है आपके पास कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। अब आप मेरी बातों को ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं एक एक चीज़ की आपको अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इस डायग्राम को देखो कि मैंने आपको दो तरह के बैंड बताए। एक कहलाता है वैलेंस बैंड, एक कहलाता है आपके पास कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। अब अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाह रहे हो तो आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से पहुंचाना पड़ेगा कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। यानी आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोला भाई आप यहाँ से जाओ वैलेंस बैंड से कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। यानी आपके सॉलिड्स के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास वैलेंस बैंड, एक कहलाता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहते हो तो आप चाहोगे कि सारे के सारे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस बैंड से कहाँ पे चले जाएं? कंडक्शन बैंड में। अब इन दोनों के दरमियान जो आप गैप देख रहे हो, इन दोनों के दरमियान जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो ना आपके सामने गैप बना हुआ नज़र आ रहा है, इस गैप को आप बोलते हो बैंड गैप, या इसका एक और नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका नाम आप रखते हो कौन सा गैप? फॉरबिडन गैप। यानी इन दोनों बैंड्स के दरमियान जो गैप होता है उसको आप बोलते हो या तो वैलेंस, उसको आप बोल देते हो बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप। अच्छा जी, अब आप देखो ये तीन तरह की डायग्राम नज़र आ रही हैं। पहले वाले केस में देखो आपका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर जम कराना चाहते हो तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड गैप आपको नज़र आ रहा है वो ज़्यादा है। जबकि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो तो सेमीकंडक्टर में आपको बैंड गैप कैसा नज़र आ रहा है? कम नज़र आ रहा है। आप बोलेंगे सर हाँ सर ये बैंड गैप तो कम नज़र आ रहा है, यानी इसमें से सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन जम करके जा सकते हैं। जबकि आप मेटल वाले केस में देखो, यानी कंडक्टर वाले अगर आप केस में देखोगे तो कंडक्टर वाले केस में दोनों के दोनों क्या हुए हुए हैं? ओवरलैप हुए हैं। अगर आप ये वाली चीज़ देखो कि दोनों के जो दोनों बैंड हैं वो आपस में क्या हुए हैं? ओवरलैप। अब आप देखो मुझे बताओ क्या कंडक्टर को, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे भेजना है, कहाँ भेजना है? तो देखो नीचे वाला जो बैंड होता है अभी अभी आपको सिखाया सर, जो नीचे वाला बैंड जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है ये कहलाता है हमारे पास कौन सा बैंड? आप बोलेंगे सर ये कहलाता है हमारे पास वैलेंस बैंड। जबकि ऊपर वाला जो बैंड है सर ये कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है हमारे पास कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। अब देखो ज़रा, आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को चाह रहे थे कहाँ से कहाँ चले जाएं? आप बोलेंगे सर आप चाह रहे थे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ से कहाँ चले जाएं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो देखो इलेक्ट्रॉन को कोई मुश्किल ही नहीं है,
इलेक्ट्रॉन को मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि दोनों के दोनों ओवरलैप हुए हैं, कोई गैप ही नहीं है इनके दरमियान में। तो इसी वजह से आपके जो कंडक्टर हैं वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। जबकि अगर आप इंसुलेटर में आके देखो, इंसुलेटर पे अगर आप गौर से देखो तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको जम कराना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। अब इनके दरमियान गैप इतना ज़्यादा गैप है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ये दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ पे से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप करो, आप जितनी भी ज़ोर से जंप कर लो आप इस पहाड़ को नहीं कर सकते, मतलब इस पहाड़ को कवर नहीं कर सकते, आप यहाँ से नहीं जा सकते। इन देन क्या होगा कि आप अगर इसे जंप करने की कोशिश भी करोगे तो आप इन दो पहाड़ के दरमियान गिर जाओगे और यहाँ पे फिर आपका आगे पता है आप लोग के साथ क्या होगा, ये आप लोग के साथ हो जाएगा डायग्राम, अब इसकी आप कंप्लीट कर लेना। तो अब गैप इतना ज़्यादा है, थ्योरी जो बोलती है कि भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकते। यानी अगर गैप बहुत ज़्यादा हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान तो उस चीज़ को आप बोलते हो इंसुलेटर। अब सवाल ये सर, सेमीकंडक्टर में गैप तो कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे कैसे? आप अगर चाह रहे थे कि आपके इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ से कहाँ चले जाएं, आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से जंप करके चले जाएं कंडक्शन में। अब आप इसको कुछ ना कुछ क्या दोगे, हीट एनर्जी दोगे। यानी अगर आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हीट एनर्जी पता है ना आप लोगों को, तमाम लोगों को पता होगा, अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे थे ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और जंप करके वैलेंस बैंड से कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और अगर ये कंडक्शन बैंड में चले गए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या सीखी कि भाई सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे भेज दो, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। तो अब आपके जहन में एक सवाल का जवाब तो आ जाना चाहिए कि भाई सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है अगर आप उसको क्या करो, हीट करो। दोबारा से अपनी बात को रिपीट करूं, जरा समझना मेरी बात को। सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है अगर आप उसको हीट करो, और हीट करने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कहाँ पे चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की डायग्राम देखने के बाद कुछ इसके पॉइंट्स को भी समझते हैं ज़रा। एक एक करके मैं हर एक थ्योरी का मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात इंटरेस्टिंग लगे। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में सबसे पहले तो आपको मैं बैंड्स के बारे में बताऊँ। सबसे पहला जो बैंड आपको नज़र आ रहा है वो है वैलेंस बैंड। अब ये वैलेंस बैंड क्या है, तो वैलेंस बैंड ज़रा देख लीजिएगा, उसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एटम्स आर सेड टू बी इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट कॉल्ड वैलेंस बैंड। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद होते हैं, यानी दो तरह के जो बैंड है ना, ये पहला वाला बैंड होता है आपके पास वैलेंस बैंड, जो दूसरा वाला बैंड होता है ये कहलाता है आपके पास कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनिशियली वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, जिसको आप क्या बोल देते हो, ग्राउंड स्टेट बोल देते हो। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ से आप जंप कराते हो वैलेंस से कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। तो इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं, जो आपको ये मैंने पहला पॉइंट लिखवाया। अच्छा, इस पॉइंट के बाद एक और पॉइंट आपके सामने वैलेंस बैंड में आएगा, क्या लिखा हुआ है, इन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट गेन एनर्जी बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। यानी आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है ना तो आपने अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कहाँ पे भेजना पड़ेगा, कंडक्शन में, क्योंकि वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो एनर्जी अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। तो इसीलिए तो लिखा हुआ है कि भाई वैलेंस बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको एब्जॉर्ब नहीं करते या उस एनर्जी को गेन नहीं करते। वैलेंस बैंड के पास सेकंड जो गैप था मेरे पास, सेकंड जो बैंड था वो था मेरे पास कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या है, विद द गेन ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, अभी बताया था ना डायग्राम में कि अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन जंप कर करके जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। विद द गेन ऑफ थर्मल एनर्जी एटम रीच एट द हायर स्टेट कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। और अगर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं तो वो एनर्जी को भी क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। यानी अगर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो वो एनर्जी को भी क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, अगर आप क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। यानी वैलेंस बैंड के अंदर वो एनर्जी को गेन नहीं करते। मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको शॉर्ट करके कि भाई वैलेंस बैंड के अंदर एनर्जी को गेन नहीं करते, लेकिन कंडक्शन बैंड में वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी अप्लाई करते हो। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो था मेरे पास फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप आपको बताया था, जिसको आपको बैंड गैप बोला था आपने। तो रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप और बैंड गैप। याद है ना आपको, आपके पास दो तरह के बैंड थे। ये नीचे वाला मैं फिर दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को बार बार बोलता रहूँगा, आप लोग को याद हो जाएगा। नीचे वाला था मेरे पास वैलेंस, ऊपर वाला था कंडक्शन। अब देखो, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे
या जम करके कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, इनके दरमियान नहीं रह सकते। यानी वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते उसको आपने बोला क्या, फॉरबिडन गैप। यानी उस चीज़ का नाम आपने रख दिया कि भाई क्या, फॉरबिडन गैप। यानी वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे या तो कंडक्शन बैंड में होंगे, जहाँ नहीं रह सकते वो है मेरे पास कौन सा गैप, फॉरबिडन गैप। तो डेफिनेशन में यही तो लिखा, द रीजन, वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ऑक्यूपाई नहीं कर सकते जगह, उसको आप बोलते हो फॉरबिडन गैप। और फॉरबिडन गैप के और भी नाम लिखे हुए जिसको आप बोलते हो एनर्जी गैप, और इसको आप बोलते हो कौन सा गैप, बैंड गैप। दिस बैंड लाइज बिटवीन द कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अभी अभी बताया था भाई ये इन दोनों के दरमियान होता है, यानी नीचे वैलेंस बैंड होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, इनके दरमियान जो जगह होती है वो फॉरबिडन गैप कहलाता है। तो ये रहा मेरे पास सेकंड पॉइंट, और ये रहा थर्ड पॉइंट, नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव एन एनर्जी इन दिस बैंड, यानी इस बैंड में होगा तो कोई एनर्जी कि उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा क्योंकि उसमें जाएगा ही नहीं। तो ये तीन तरह के पॉइंट्स हो गए मेरे पास, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप से रिलेटेड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जब आप पढ़ते हो तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ किस किस की, तो प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो है मेरे पास इंसुलेटर की। इसकी कुछ वैल्यूज़ वगैरह हैं, ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब ज़रा वैल्यूज़ देखिएगा ज़रा। उसने आपको बताया इन इंसुलेटर देर इज़ अ वाइड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यानी आपके पास वो जो दो तरह के बैंड थे, एक था हमारे पास वैलेंस बैंड, एक था हमारे पास कंडक्शन बैंड। इन दोनों के दरमियान जो फॉरबिडन गैप था उसकी वैल्यू आपको बता रहा है, उसकी वैल्यू आपको बता रहा है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वाइड का मतलब पता है ना, चौड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है फॉरबिडन गैप की। तो इंसुलेटर की आपको वैल्यू बताई गई। अब देखो इसमें होता क्या है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है, वैलेंस बैंड में। जबकि आपका जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता, क्योंकि आपका जो फॉरबिडन गैप है वो फॉरबिडन गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते। तो देखो वैलेंस बैंड जो है, अब देखो आपको बता रहा है कंडक्शन बैंड ऑफ इंसुलेटर इज एम्प्टी, यानी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जम करके जा ही नहीं सकता क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है। तो आपको पॉइंट बता रहा है कि भाई सुनो, कंडक्शन बैंड ऑफ इंसुलेटर इज एम्प्टी, जबकि जो वैलेंस बैंड है इंसुलेटर का वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कहाँ पे, वैलेंस बैंड में। तो देखो ये तो लिखा हुआ है, वैलेंस बैंड ऑफ एन इंसुलेटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे सर हाँ सर ये बात तो क्लियर है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं, कंडक्शन बैंड में कोई गया ही नहीं। ये तीन पॉइंट आप लोग क्लियर होंगे। इन तीन पॉइंट्स को देखने के बाद मजीद आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर रिमेन्स हाई विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर राइज भी करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस बैंड में, ये कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकेंगे। यानी आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रुकावट है, रेजिस्टिविटी होती है ना रुकावट, जिसको आप फॉरबिडन गैप बोल रहे हो, ये क्या रहेगी, हाई ही रहेगी। यानी रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर रिमेन्स हाई। आप कितना भी टेम्परेचर राइज कर लो वो इलेक्ट्रॉन जम करके जा ही नहीं सकते क्योंकि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे पास इसका फोर्थ पॉइंट है। और इसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी आपको बताई जाएगी। इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू देख लीजिए, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ वेरी हाई, जिसकी वैल्यू आपको दे रहा है 10⁴ ओम मीटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 अप्रॉक्सीमेट जो होती है वो 10⁴ ओम मीटर होती है। तो ये इंसुलेटर के मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। और इंसुलेटर के बाद अब जो प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर सबसे पहले तो आपको बैंड गैप की वैल्यू बताएगा। इन सेमीकंडक्टर देयर इज़ अ नैरो का मतलब होता है कि उससे कम बैंड गैप मौजूद है वहाँ पे। तो याद है ना इंसुलेटर में बैंड गैप की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ बैंड गैप की वैल्यू है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये वैल्यू लाजमी याद रखना, ये सेमीकंडक्टर की जो वैल्यू है ना ये एमसीक्यूज में बार बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स याद है ना आपको, आपके इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके चले जाते हैं, और चले जाते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। क्योंकि सेमीकंडक्टर पे जो गैप होता है वो गैप बहुत कम होता है, बहुत कम का मतलब नैरो गैप होता है। तो गैप कम होता है जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जम करके वैलेंस से कहाँ पे चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई जो कंडक्शन बैंड है सेमीकंडक्टर का वो क्या है, पार्शियली फील्ड है। और इसी तरीके से आपको बता रहा है कि भाई जो वैलेंस बैंड है सेमीकंडक्टर का वो भी क्या है, पार्शियली फील्ड। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, कंडक्शन बैंड में। यानी दोनों के दोनों पार्शियली फील्ड होते हैं।
अब याद है ना, इंसुलेटर में तो कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हुआ था, एम्प्टी था, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे थे ऊपर कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्शियली फील्ड है, यानी कुछ कंडक्शन में कुछ वैलेंस बैंड में। अब इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बता रहा है। अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या बता रहा है, ज़रा रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी मैं आपको समझा सकूँ। ओके, एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये डायग्राम बार बार मैं आपके सामने बनाता रहूँगा ताकि अपनी बात मैं आसानी से समझा सकूँ। ओके, आप देखो, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो वैलेंस बैंड में मौजूद थे। आपने इसको हीट करना शुरू किया। जब आप इसको हीट करोगे तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या यहीं पे रुके रहेंगे या इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे? तो आप तमाम लोग जवाब देंगे सर इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे, यानी आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो देखो, जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने की वजह से रुकावट बढ़ गई या कम हो गई? आप बोलेंगे सर, अरे सर, जब आपने इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी जो रुकावट थी वो रुकावट कम हो गई ना। भाई, आपने जब इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए, यानी पहले रुकावट थी, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे थे। जैसे ही आपने इसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन जंप करके फौरन से कहाँ पे चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। यानी अगर आपने इसको हीट किया तो हीट करने की वजह से जो रुकावट थी वो रुकावट कम हो गई। रुकावट कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई। तो यही तो पढ़िएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीजेज, यानी वो जो रुकावट थी वो रुकावट कम हो जाएगी अगर आप क्या बढ़ाओगे, अगर आप उसका क्या बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। तो देखो, यहाँ पे ये रिलेशन याद रखना कि भाई सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी जो रुकावट आपको नजर आ रही होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है इसका, इसकी रेजिस्टिविटी की आपको वैल्यू बताई गई कि भाई इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो है मेरे पास 10⁻⁻1। याद है इंसुलेटर की वैल्यू 10⁻4 थी। 10⁻4 बहुत बड़ी वैल्यू है, और जबकि ये आपको वैल्यू दे रहा है 10⁻1। तो ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बताई किसकी, सेमीकंडक्टर की। हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई इंसुलेटर की, 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास सेमीकंडक्टर की। अब हम 5 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जल्दी से किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर के बारे में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें दी गई वो ज़रा ये पढ़िएगा, कि जल्दी से पढ़ लीजिए इसको ताकि मैं समझा सकूं आपको। इस पॉइंट में आपको बताया गया, इन कंडक्टर देर इज़ नो फॉरबिडन गैप, कि भाई कंडक्टर में तो कोई फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, और अगर गैप नहीं होता तो उसके फॉरबिडन गैप की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई फॉरबिडन गैप नहीं है, तो जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, अब इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। उसने क्या बोला कि भाई इन दिस केस ऑफ मटेरियल कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप, यानी वो जो दोनों के दोनों बैंड होते हैं वो आपस में क्या हुए हुए होते हैं, ओवरलैप हुए हुए होते हैं। इस तरीके से देखो, डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी कि भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में, मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड में, और दोनों के दोनों आपस में क्या हुए हुए होते हैं, ओवरलैप हुए हुए होते हैं। तो अगर आपसे MCQ में बोले ना कि भाई वो कौन सा मटेरियल होता है जिसके अंदर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप हुए हुए होते हैं, तो आप जवाब दे दोगे उसका कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 पढ़िएगा कि भाई जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, जबकि जो वैलेंस बैंड है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में तो मौजूद होते हैं, ये वैलेंस बैंड में मौजूद है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके साथ क्योंकि ये ओवरलैप हुआ हुआ होता है, किसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप हुआ हुआ होता है, इस तरीके से ओवरलैप हुआ हुआ है। यानी वैलेंस बैंड में, यानी येलो वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वैलेंस बैंड के हैं, कि वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि जो कंडक्शन बैंड है ये कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है किसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ। तो यही पॉइंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली फिल्ड होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बता रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है कंडक्टर की, तो ये तो आप लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ कर आए हो। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है आपको बताया था ना, अगर आपके पास कोई मेटल है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं।
अगर आप इसको हीट करते हो तो इसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर इसमें से आप करंट को पास कराओगे यानी इलेक्ट्रॉन्स को पास कराओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉइंट आपको अब समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 आप तमाम लोग पढ़ कर आए हो कि सर कंडक्टर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टेंस, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि सर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये मेरे पास हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। और लास्ट में इसको आपको लास्ट में इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताई गई। रेजिस्टिविटी की वैल्यू है मेरे पास 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये इसकी वैल्यू बताई गई, जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बताया किसके मुतालिक, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के मुतालिक। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ने के बाद एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि सर तीन तरह की आपके पास सॉलिड्स होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर कंडक्टर कब बनता है? अब अगर आप मैं आपसे सवाल पूछूं कि मुझे जवाब दीजिए भाई कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर कब बनता है, अगर मैं आपसे बोलूँ ना भाई सेमीकंडक्टर कंडक्टर कब बनता है, तो आप मुझे सिंपल सा जवाब देंगे सर अगर आप अपने सेमीकंडक्टर को क्या करें, हीट करें, तो हीट करने की वजह से वो सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। यानी ये बात तो आपको क्लियर होगा कि सर अगर आप चाहते हैं कि आपका सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा सा कंडक्टर बन जाए तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, यानी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब मैं चाह रहा हूँ यार सेमीकंडक्टर को मैं कंडक्टर तो बना दूँ लेकिन मुझे हीट ना करना पड़े, मुझे क्या ना करना पड़े, हीट ना करना पड़े। अब मुझे एक शरारत करनी पड़ेगी। शरारत करने का शौक़ है, बचपन से आज तक करी नहीं शरारत, लेकिन शरारत करने का शौक़ है, कम से कम क्लास में तो हम कर सकते हैं। अब मैं दूसरा काम करूँगा, यानी मैं सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बनाऊँगा। अब मैं कोशिश करूँगा यार मैं इसको हीट ना करूँ, क्योंकि हीट करने से मेरा नुकसान है। अगर मैं सेमीकंडक्टर को हीट करूँगा, जैसे मोबाइल वगैरह है, मोबाइल को आपको चलाना है तो पहले उसको आप चूल्हे पे गर्म करें फिर मोबाइल चलेगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर सारे सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है। कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबके अंदर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। अब वो हीट आप नहीं कर सकते। मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ, शरारत करने जा रहा हूँ। तो शरारत करने के लिए शरारत क्या करूँगा, उसके लिए एक वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आप लोगों के साथ देखेंगे, आप लोगों को उसमें कुछ बातें मैं समझाऊंगा। उस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और अपनी बातों को ज़रा क्लियर कीजिएगा, अब शरारत हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसको मैंने इरेज किया और आगे चलते हैं वीडियो की तरफ और इस वीडियो को देखते हैं ज़रा। अब जो वो आपको बात समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये बात पूरी स्लाइड के ऊपर समझाता हूँ ज़रा। आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर जिस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं वो होता है आपके पास कौन, सिलिकॉन होता है। सही है, यानी सेमीकंडक्टर जिस चीज़ से मिलके बनता है वो कौन है, सिलिकॉन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर सेमीकंडक्टर हमारे पास जिस चीज़ से मिलके बनता है वो है हमारे पास सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर सिलिकॉन होता है हमारे पास ग्रुप 4A का एलिमेंट। क्योंकि सिलिकॉन ग्रुप 4A का एलिमेंट है तो इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो मैंने इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करी। सर ये मेरे पास एक सिलिकॉन एटम मौजूद है, इसके पास वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी तादाद है 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इसके इलेक्ट्रॉन बना दिए। वैलेंस बैंड में इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद। आप बोलेंगे सर हाँ सर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब देखो हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम से अटैच हुआ होता है, यानी हर सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से अटैच होगा। अब इसकी भी डायग्राम मुझे आपके सामने बनाने पड़ेगी, तो डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ओके अब इस डायग्राम में आप देखो ज़रा, बात को मेरी समझने की कोशिश करना। ये देखो सेंटर वाला जो ब्लू कलर का सिलिकॉन नज़र आ रहा है उसके येलो कलर के 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये सिलिकॉन राइट साइड पे भी सिलिकॉन से अटैच है, यानी अपना बॉन्ड कंप्लीट करा है। आपको पता है ना वैलेंस बैंड कंप्लीट, वैलेंस आपके पास जो वैलेंस शेल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो जाके वो स्टेबल होता है। अब देखो सेंटर वाला जो सिलिकॉन एटम है ये राइट साइड पे भी सिलिकॉन एटम से लगा हुआ है, नीचे यानी डाउनवर्ड भी आपके पास सिलिकॉन एटम से लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे भी सिलिकॉन एटम से लगा हुआ है और ऊपर की तरफ भी सिलिकॉन एटम से लगा हुआ है, यानी कंप्लीट चेन बनाई हुई है। याद है ना, इस चेन को आप बोलते हो कैटिनेशन। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा कैटिनेशन क्या होती है। अगर वो लॉन्ग चेन बनाए तो लॉन्ग चेन जो बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कैटिनेशन बोलते हो।
अच्छा जी, अब आपने देखा कि भाई आपके पास जो सिलिकॉन एटम था ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और लॉन्ग चेन बनाता है, यानी हर सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से अटैच हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से लॉन्ग चेन बनते रहेगी। अब वो लॉन्ग चेन अगर मैं बनाऊंगा तो वो तो फिर पूरी स्लाइड आपकी भरी जाएगी, तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने सेंटर वाले सिलिकॉन एटम जो आपको नजर आ रहा है ना ब्लू कलर का, उसको शो किया हुआ है। अब देखो ये जो सेंटर वाला आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, ये सेंटर वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये टोटली पैक हुआ हुआ है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके इसने ऑक्यूपाई किए में, यानी ये स्टेबल हुआ हुआ है। ये स्टेबल हुआ हुआ है ना, क्योंकि भाई इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं। अब अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आपने इसको हीट करना शुरू किया, ये देखो मैंने इसको हीट करना शुरू किया, अब मैं अगर इसको हीट करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाएगी। लेकिन अब आप इसको हीट नहीं कर रहे, आप तो एक शरारत कर रहे थे ना। अब मैंने शरारत क्या करी ज़रा देखना। मैंने इसके अंदर शरारत ये करी कि यार मैंने बोला इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी शामिल करते हैं। क्या शामिल करते हैं? इम्प्योरिटी। यानी इस सिलिकॉन के अंदर मैंने इम्प्योरिटी को ऐड किया। अच्छा जी, आप बोलेंगे सर आपने इम्प्योरिटी को ऐड क्यों किया, फ़ायदा क्या हुआ? तो मैंने जो इम्प्योरिटी ऐड की, अब इम्प्योरिटी भी दो तरह की ऐड कर सकते हो आप। अब दो तरह की, सर दो तरह की क्यों ऐड कर सकते हैं, तीन तरह की क्यों नहीं ऐड कर सकते? भाई सवाल तो आपके जहन में आएगा ना। सिलिकॉन थी, सिलिकॉन के इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, या तो आप इम्प्योरिटी ऐड करो 5A की, या फिर इम्प्योरिटी आप ऐड करो किसकी, 3A की। आप सोच रहे हो सर ये क्या बात हुई, आप अपनी मर्जी की बातें किए जा रहे हैं, इम्प्योरिटी को ऐड कीजिए, कभी बोल रहे हैं 5A की ऐड कीजिए, कभी कह रहे हैं 3A की ऐड कीजिए। 5A की क्यों ऐड करें? आप मेरी बात मान लो ना, मैंने बोला 5A की ऐड करो, आप बोलो हाँ सर 5A की ऐड करेंगे, चलो 5A की ऐड करके देखते हैं। अच्छा 5A में कौन ऐड करें, अब सवाल ये, आप बोलेंगे सर हाँ सर ये बात तो सोचने वाली है, कौन ऐड करें? तो मैंने बोला यार 5A में आर्सेनिक को ऐड करते हैं, चलो आर्सेनिक को ऐड करके देखते हैं। किसको ऐड करके देखते हैं? आर्सेनिक को। ग्रुप 3A में हम ऐड करके देखते हैं किसको, इंडियम को ऐड करके देखते हैं फ़ायदा क्या हो रहा है। अब मैंने यहाँ से बोला यार सिलिकॉन तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास ऐड कर रहा हूँ किसको, इम्प्योरिटी को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें इम्प्योरिटी को ऐड किया। इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो डोपिंग। आज के बाद से कोई बोले ना भाई आपने इम्प्योरिटी ऐड की, ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो डोपिंग, यानी आपने डोपिंग करी। अच्छा डोपिंग पहले किसकी कर रहे हो, डोपिंग कर रहे हो 5A की। तो ये जो आपको सिलिकॉन नज़र आ रहा था, ये सिलिकॉन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि आपने इसकी जगह इस इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो ये जो सिलिकॉन आपको नज़र आ रहा था, ये सिलिकॉन आपके सामने नज़र आया, ये सिलिकॉन यहाँ से हट गया और इसकी जगह पे आ गया मेरे पास कौन, आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक AR से लिख दिया, सही है। अब आर्सेनिक क्योंकि 5A का है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। भाई इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो गया, इजाफा हो गया, क्योंकि भाई आपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया था वो इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप का था? आप बोलेंगे सर वो इलेक्ट्रॉन था ग्रुप 5A का। चूंकि वो ग्रुप 5A का था तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सर्कल मुझसे इरेज हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके क्योंकि ये 5A का था तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड की 5A की तो आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला तो यही तो इलेक्ट्रॉन आपके काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप बोलेंगे सर हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। चलो अब ग्रुप 3A की ऐड करके देखते हैं। अगर आप ग्रुप 3A की ऐड करोगे तो आप बोलेंगे सर ग्रुप 3A का मतलब है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। सही है, आपने यहाँ पे ग्रुप 3A को ऐड कर दिया, मैंने इस सर्कल को हटाया, ग्रुप 3A को ऐड किया। जैसे ही मैंने ग्रुप 3A को ऐड किया यहाँ पे, आप बोलेंगे सर चूंकि आपने ग्रुप 3A को ऐड किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 3, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि भाई आपने ग्रुप 3A ऐड किया है। ग्रुप 3A में 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इस वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसी है ना, अगर मैं इसको चलो ब्लू से आपको बना के दिखाऊं, ये देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इस कमी को याद है ना, इस कमी को आप बोल देते थे होल, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब आप याद है आपने शरारत क्या करी, शरारत ये करी कि आपने ऐड क्या करी, इम्प्योरिटी को ऐड किया। इम्प्योरिटी को ऐड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप बोलते हो डोपिंग। चलो इस डायग्राम को मैं इरेज करता हूँ, दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ ताकि मेरी बात आप लोग और अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि अगर ये बातें समझ में आ गई ना तो आगे आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक समझ में आएगी कि असल में हो क्या रहा है। तो इस डायग्राम को जल्दी से मैंने इरेज किया है, एक खूबसूरत सी डायग्राम दोबारा से जल्दी से बना दे ताकि मेरी बात आप लोग और समझ में आए। भाई हमारे पास जो सिलिकॉन मौजूद है वो होता है ग्रुप 4A का, ये मैंने आपके सामने बना दिया सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास मौजूद होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये रहे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2
तीन, चार इलेक्ट्रॉन। ये चार चीज़ हर सिलिकॉन मौजूद अटैच हुआ होता है हर सिलिकॉन एटम से। तो ये देखो हर सिलिकॉन के साथ मैंने एक सिलिकॉन एटम को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये रहा एक सिलिकॉन एटम, इससे अटैच हुआ हुआ है। ये रहा एक सिलिकॉन एटम, इससे अटैच हुआ हुआ है, सिलिकॉन एटम आ जाएगा। ये रहा एक और सिलिकॉन एटम जो इस वाले से अटैच हुआ हुआ है। ये रहा एक और सिलिकॉन एटम, सही नहीं बना, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये रहा सिलिकॉन एटम जो इस वाले से अटैच हुआ हुआ है, सही है। अब देखो आपने क्या करा, इसमें इम्प्योरिटी को ऐड किया। इस इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? आप बोलेंगे सर इस इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, यानी आपने डोपिंग करी। डोपिंग कौन कौन से ग्रुप की करी? आप बोलेंगे सर डोपिंग करते हैं या तो ग्रुप 5A की करते हैं या फिर ग्रुप 3A की करते हैं। पहले डोपिंग करके देखते हैं, चलो 5A की। अगर आप डोपिंग करोगे 5A की तो 5A का मतलब है कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आप बोलेंगे सर ग्रुप 5A का मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का है तो आपने लिखा सर आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? इजाफा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इस वजह से आप इसको बोल देते हो कौन सी टाइप? इसको आप बोल देते हो एन टाइप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया ना। ये जो आप देख रहे हो ये आपको इलेक्ट्रॉन बना हुआ नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इस वजह से आपने इसका नाम क्या रख दिया? एन टाइप नाम रख दिया। चलो अब इम्प्योरिटी करके देखते हैं कौन से ग्रुप की। अब इम्प्योरिटी करके देखते हैं ग्रुप 5A की। मैंने बोला चले सर ग्रुप 5A की इम्प्योरिटी भी करके देख लेते हैं। अगर आप ग्रुप 3A की इम्प्योरिटी ऐड करके देखोगे, अगर आप ग्रुप 3A की इम्प्योरिटी ऐड करोगे, ग्रुप 3A में जो ऐड करते हो वो है इंडियम। इंडियम क्योंकि मौजूद है कौन से ग्रुप का? ग्रुप 3A का। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कमी को मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन से बना के दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कमी को आप बोलते हो क्या? इस कमी को आप बोल देते हो होल। अब क्योंकि ये नेगेटिव कम हो गया ना, नेगेटिव कम हो गया इसका मतलब पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से इस टाइप को आप बोल देते हो कौन सी टाइप? पी टाइप बोल देते हो। तो अब आप लोगों ने नई बातें क्या सीखी? नई बातें ज़रा रिकॉल करता हूँ मैं आपके सामने। भाई आपका जो सेमीकंडक्टर है वो किससे मिलके बनता है? आप बोलेंगे सर सेमीकंडक्टर मिलके बनता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सिलिकॉन 4A ग्रुप का एलिमेंट है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ये कंडक्टर बन जाता था अगर आप इसको क्या करो, हीट करो। लेकिन हम हीट नहीं कर रहे, हम शरारत कर रहे हैं। शरारत क्या करते हैं? हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग कितने तरह की जाती है? आप बोलेंगे सर 2 तरह की, या तो ग्रुप 3A की करेंगे या फिर ग्रुप 5A की करेंगे। ग्रुप 5A का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3A का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 5A की डोपिंग करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। 5A की अगर इम्प्योरिटी करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एक्सिस इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूँ भाई। ग्रुप 5A की इम्प्योरिटी करोगे तो एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से नाम आपने इसका रखा एन टाइप। और अगर ग्रुप 3A की डोपिंग करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, यानी होल आ जाता है। इसको आप बोलते हो क्या? एक्सिस होल। तो इस इम्प्योरिटी को आप बोलते हो कौन सी टाइप? पी टाइप। ये लेक्चर डिलीवर करते हुए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने बेसिक्स पे लेके चले जाऊँ, एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक करके बता दूँ ताकि ताकि सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएँ। तो कोशिश तो मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो कोशिश तो मेरी यही कि जितना बेसिक्स पे जाके जितनी अपनी बातें मैं क्लियर कर सकूँ कोशिश पूरी है। फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो अब आप लोगों ने जो बातें सीखी उन बातों को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के 2 तरीके हो गए। या तो आप इसको क्या कीजिए, हीट कीजिए, या फिर आप इसको क्या कीजिए, डोपिंग कीजिए। ऐसी है ना, मैंने अभी क्या बताया आपको, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के 2 तरीके हो गए। या तो इसको हीट कीजिए या फिर क्या कीजिए, डोपिंग कीजिए। क्या हीट करते हुए इसमें कोई इम्प्योरिटी होती है? आप बोलेंगे सर हीट करने से इम्प्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर अगर डोपिंग करते हैं तो इसमें क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है। ऐसी है ना, अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। क्या बोला मैंने आपको? सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के 2 तरीके, या तो आप इसको हीट कीजिए या फिर इसकी क्या कीजिए, डोपिंग कीजिए। अच्छा, हीट करने में भी अगर आप हीट कर रहे हो तो इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, और अगर डोपिंग कर रहे हो तो इम्प्योरिटी शामिल है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी शामिल ना हो, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें इम्प्योरिटी शामिल ना हो, उनको आज के बाद से आप बोलोगे कौन से सेमीकंडक्टर? मैं लिख के नाम इसका लिख के दिखाऊं, इसको आप बोलोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी वो कंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी शामिल ना हो, यानी प्योर हो बिल्कुल। यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी शामिल ना हो बल्कि वो बिल्कुल क्या हो,
प्योर हो तो उनको आप बोलोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी शामिल हो उसको आप बोलोगे कौन सा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मेरे ख्याल में ये दो सेमीकंडक्टर की टाइप्स भी आपको पता चल गई। आपने कौन कौन सी टाइप पढ़ ली, आप बोलेंगे सर अरे सर हमने दो टाइप पढ़ ली, एक टाइप कहलाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक टाइप कहलाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर इंट्रिंसिक वाला बिल्कुल प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक वाला प्योर नहीं होता बल्कि क्या होता है, इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब उसमें क्या शामिल होती है, इम्प्योरिटी शामिल होती है। इम्प्योरिटी शामिल करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप बोलते हो डोपिंग। डोपिंग दो तरह की जाती है, या तो ग्रुप 5A की या फिर ग्रुप 3A की। ग्रुप 5A की करते हो तो वो बन जाता है सर आपके पास एन टाइप, और ग्रुप 3A की करते हो तो क्या बन जाता है, पी टाइप बन जाता है। यही सारी बातें मैं आपको स्लाइड की सूरत में जल्दी से आपको पढ़ाऊं ताकि ये बातें मेरी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए जल्दी से मुझे बताना आप तमाम लोग, अगर ये बातें आप लोग थोड़ी थोड़ी सी सुनते रहोगे ना तो आप लोग को होते होते एमसीक्यू सारे सॉल्व करने आएंगे, कोई एमसीक्यू आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी तैयारी खुद हो जाएगी। ये देखो सेमीकंडक्टर की दो तरह की टाइप्स, या तो एक कहलाती है आपके पास कौन सी, इंट्रिंसिक, जो कि होती है बिल्कुल प्योर, इंट्रिंसिक। अच्छा एक कहलाती है आपके पास कौन सी, आप बोलेंगे सर एक कहलाती है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। अच्छा जी, इंट्रिंसिक वाला कैसा होता है, आप बोलेंगे सर इंट्रिंसिक वाला बहुत अच्छा होता है यानी प्योर होता है, और ये वाला कौन सा होता है, इम्प्योर होता है। अच्छा इम्प्योर क्यों होता है, इम्प्योरिटी दो तरह की शामिल करते हो एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, इनमें दो तरह की टाइप्स कौन सी है, एक कहलाती है आपके पास एन टाइप और एक कहलाती है आपके पास कौन सी टाइप, पी टाइप। एन का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी इस वाले केस में आपके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स है यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि पी टाइप में आपके पास क्या है, एक्सिस होल्स होते हैं, जिसको आप बोल देते हो कौन सी टाइप, पी टाइप बोल देते हो। अच्छा इम्प्योरिटी शामिल करने के प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया सर, उस प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, डोपिंग बोलते हो। अब यही सारी जो बातें मैंने आपको बताई ना, इसको अगर आप उसकी पॉइंट्स की सूरत में पढ़ लोगे तो आप लोग को ये बातें बहुत आसान लगेंगी। तो जल्दी से मैं इसको पॉइंट्स की सूरत में पढ़ता हूँ ताकि आप लोग को ये बातें आसान लगें। ओके ये रहे आपके पास ट्राईवैलेंट एलिमेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है, अगर ग्रुप 3A की बात करोगे तो ये कहलाएगा ट्राईवैलेंट, और पेंटावैलेंट का मतलब होता है अगर आप ग्रुप 5A की बात करोगे तो ये कहलाएगा आपके पास कौन सा, पेंटावैलेंट कहलाएगा। ये रहे इन एलिमेंट्स की तादाद जो आप लोग नाम उससे वो सोच रहे थे कि सर नाम कौन कौन से, तो ये रहे ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A। ग्रुप 3A में जो ऐड कर सकते हो वो ज़रा ऐड करने वाले नाम आप देख लो कौन कौन से ऐड कर सकते हो। ये रही इम्प्योरिटी लिखी हुई, आप 3A में बोरॉन ऐड कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हो, कैलियम ऐड कर सकते हो, इंडियम ऐड कर सकते हो। अगर ये ऐड करोगे तो ये कहलाती है आपके पास पी टाइप, याद है ना, 3A ऐड करते हो, 3A अगर ऐड करते हो तो वो बन जाती है आपके पास कौन सी टाइप, पी टाइप बन जाती है। अच्छा जी, अब देखो ये रहा मेरे पास 5A, तो 5A में कौन कौन सा ऐड कर सकते हो, 5A में लिखा हुआ आपके पास कौन कौन सा, आपके पास लिखा हुआ नाइट्रोजन, आपके पास लिखा हुआ फॉस्फोरस, आपके पास लिखा हुआ आर्सेनिक, आपके पास लिखा हुआ एंटीमनी। तो ये चारों एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये चारों के चारों फॉर्म करते हैं एन टाइप, क्योंकि 5A अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास कौन सी टाइप, एन टाइप बन जाएगा। यानी पी टाइप के लिए ग्रुप 3A के एलिमेंट्स लिखे हुए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ग्रुप 5A लिखा हुआ है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब इसके बाद ये आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात बता रहा है, इंट्रिंसिक क्या है। तो ये देखो इंट्रिंसिक के बारे में आपको बताया भाई, वो सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर हों, यानी प्योर सेमीकंडक्टर होंगे तो उनको आप बोलोगे इंट्रिंसिक। और उसकी एग्जाम्पल आपको लिखी हुई है सिलिकन एंड जर्मेनियम। अच्छा ये जर्मेनियम है, ये जर्मांडर नहीं है, वो जो सेफ गार्ड के अंदर आता था जर्मांडर, ये वो जर्मांडर नहीं, जर्मेनियम है ये। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकन एंड जर्मेनियम इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। अच्छा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डज नॉट कंटेन एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्योंकि इसके अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल ही नहीं की, तो ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बताया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो प्योर होता है। जब तक पास नहीं करेगा जब तक आप उसको क्या ना करो, हीट ना करो। ये रहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इम्प्योर, क्योंकि इसमें आप इम्प्योरिटी शामिल करते हो, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी शामिल करने के बाद या तो वो बन जाता है एन टाइप, या तो वो बन जाता है कौन सी टाइप, पी टाइप बन जाता है। तो उनकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, एन टाइप एंड पी टाइप आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंटेन्स, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, होल एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी होता था, याद है ना,
इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 5a की इम्प्योरिटी की वजह से, और होल्स होते हैं ग्रुप 3a की इम्प्योरिटी की वजह से। ये सारी बातें आप लोगों को मैं अभी बता चुका। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें आपके पास होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा देता है, ये पास करा देता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो भाई आपको पता है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है अगर आप इम्प्योरिटी शामिल करो कौन से ग्रुप की, ग्रुप 5a की। तो यही तो लिखा हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी मेड बाय डोपिंग पेंटावैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट एलिमेंट का मतलब होता है ग्रुप 5a। अच्छा, उसमें से भी लिखा हुआ है लाइक आर्सेनिक। आर्सेनिक आमतौर पर ऐड किया जाता है। अच्छा, एन टाइप में क्योंकि एन मैंने आपको बताया था, एन का मतलब नेगेटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो एन टाइप शो करता है कि उसके बाद क्या मौजूद है, एक्सिस इलेक्ट्रॉन, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसके बाद हेडिंग लगी हुई है पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में लिखा हुआ कि भाई पी टाइप बनता है अगर आप ग्रुप कौन सा शामिल करो, ग्रुप 3a शामिल करो। तो ग्रुप 3a की डोपिंग को आप बोलते हो ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है ग्रुप 3a। उसमें से भी जो आमतौर पे एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन है, आपके पास इंडियम है। अच्छा, पी टाइप पॉजिटिव को शो कर रहे हो। पॉजिटिव यहाँ पे क्या होता है, आपके पास होल होता है, यानी पी टाइप के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, होल मौजूद है। अच्छा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो चलो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पहले एन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एन टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आपके पास सपोज करो इम्प्योरिटी अगर शामिल हुई हुई है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक लिखा। आर्सेनिक के पास क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। ये बराबर बराबर सिलिकॉन होंगे इसके पास। ओके, क्योंकि इसके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन रेड से बना देते हैं। ये रहा इसके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब एन टाइप के बाद मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ किसका, पी टाइप का। तो ये रहा मेरे पास पी टाइप का स्ट्रक्चर। पी टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पी टाइप के स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट हम शामिल कर रहे हैं वो है इंडियम मेरे पास। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब वो कमी को भी हम बना के दिखा देंगे, भाई कमी कैसे होगी, तो ये भी देखते हैं डायग्राम में। सिलिकॉन, 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 और यहाँ भी हो जाएगा आपके पास सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। अच्छा जी, इस वाले केस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, यहाँ पे आपको मैंने होल बना के दिखाया था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसको बोलते हो आप एक्सिस होल, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो होल प्रोड्यूस हो गया, जिसको आपने बोला एक्सिस होल। अच्छा, ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको सही करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया यहाँ पे सिलिकॉन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने, ये बनाया किसका, पी टाइप का। तो दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिए। एन टाइप का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, पी टाइप का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। अब देखिए, हमने एक काम किया, एन टाइप बना लिया, हमने एक काम किया, पी टाइप बना लिया। सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, आपको मिला क्या सर, इस एन टाइप बनाने से, पी टाइप बनाने से हुआ क्या फ़ायदा। एक तो नज़र आ गया कि सर सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा समझाते हैं आपको। फ़ायदा समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे स्लाइड पे। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने एक काम ये किया कि यार मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, मेरे पास पी टाइप भी मौजूद है, एन टाइप भी मौजूद है। अब देखो शरारत करने की आदत है ना, तो एक तरफ मैंने एक काम किया कि यार एक तरफ पी टाइप लिया मैंने, सही है। अच्छा, पी टाइप में क्या होगा, आप बोलेंगे सर पी टाइप के अंदर ये ना होल मौजूद होते हैं, यानी इस पे जो चार्ज होता है वो चार्ज, चलो मैं पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ क्योंकि पी टाइप है, और पी टाइप पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बना दिया, क्योंकि होल मौजूद होगा ना, होल को यहाँ मैं पॉजिटिव से शो कर रहा हूँ, सही। अब ये पी टाइप पॉजिटिव। अच्छा, इस पी टाइप के साथ मैंने जोड़ दिया एक एन टाइप को। अब शरारत करने की आदत है ना, शरारत करेंगे तो भाई पूरी करेंगे, कि एक पी टाइप लिया, एक एन टाइप लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। ओके, एक तरफ मेरे पास मौजूद है पी टाइप, एक तरफ मेरे पास मौजूद है एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, आप बोलेंगे सर एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में मौजूद होते हैं मेरे पास कौन, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जबकि पी टाइप में मेरे पास मौजूद होते हैं होल्स, जिसको पॉजिटिव से लिखते हो आप। अब मैंने पी टाइप एन टाइप दोनों को मिला दिया। जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया,
उसने बोला भाई तुम पॉजिटिव मैं नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव की ज़रूरत होती ना, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा। नेगेटिव जब पॉजिटिव के पास जाएगा तो ये इसको कर देगा न्यूट्रल, यानी ये जो बीच वाला पॉजिटिव था ये न्यूट्रल हो जाएगा और नेगेटिव वहाँ चले जाएगा, तो नेगेटिव ऑलरेडी इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। यानी जब जैसे ही दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने की वजह से बीच में ये न्यूट्रल रीजन आ गया, बीच में क्या आ गया, न्यूट्रल रीजन आ गया, जिसको आपने इसमें नाम रखा है, इसको आप बोलते हो डिप्लेशन लेयर। अब नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा गौर से सुनना। इसको आप बोलते हो कौन सी लेयर, डिप्लेशन लेयर। यानी आज के बाद से अगर आप पी टाइप को एन टाइप को कनेक्ट करोगे तो एक तरफ का पी साइड एक तरफ का एन साइड दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और न्यूट्रल साइड बना लेंगे। न्यूट्रल नज़र आ रही ना आपको, क्योंकि ना ही पॉजिटिव मौजूद ना ही नेगेटिव मौजूद, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया ना, तो मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, यानी ये वाली जो जगह हो गई ये न्यूट्रल हो गई, जिसको मैंने नाम रख दिया सर ये हो गई मेरे पास इसकी डिप्लेशन लेयर। ओके, ये मैंने इरेज कर दिया। डायग्राम कंप्लीट करते हैं, देखना जल्दी से। ओके, ये सेंटर में आ गई है मेरे पास कौन, डिप्लेशन लेयर आ गई। अब ये डिप्लेशन लेयर से होगा क्या, अब इस डिप्लेशन लेयर से क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या हेल्प मिलेगी। मैंने एक काम किया, मैंने बोला आओ यार चलते हैं ज़रा इसको बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं। भाई अब शरारत करने की आदत है ना, तो बार बार शरारत करो, हर तरीके से शरारत करो। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने काम किया यार इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, मैंने पॉजिटिव वाले को कनेक्ट कर दिया किससे, मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ, ये देखो। ओके, अब देखो पी टाइप एन टाइप दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद ये जो चीज़ बनी इसको बोलते हो पीएन जंक्शन डायोड। इसको क्या बोलते हो, पीएन जंक्शन डायोड। आप बोलोगे सर पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं, इसका कोई रीज़न तो दीजिए, हमें कैसे पता चलेगा ये पीएन जंक्शन डायोड है। तो देखो इसको पी और एन क्यों बोला, क्योंकि आपने पी और एन को मिलाया। भाई पी और एन को मिलाया तो पीएन बोलेंगे ना। अब पी और एन को मिलाया है, आपने ए एच लिख दिया तो बेवकूफ़ वाली बात होगी। आपने पी और एन को मिलाया तो पी एन नाम रखा। जंक्शन क्यों बोला, जंक्शन का मतलब होता है रुकावट। जंक्शन का मतलब होता है ना रुकावट, अक्सर होता है ना रेलवे जंक्शन होता है, यानी रेलवे की रुकावट होती है। तो डिप्लेशन लेयर आ गई, यानी पी और एन को मिलाया तो डिप्लेशन लेयर आ गई, जिसको आपने बोल दिया क्या, जंक्शन बोल दिया। अच्छा जंक्शन हो गया। अब इसको डायोड क्यों बोलते हैं, तो देखो डाई और ओड, डाई का मतलब होता है दो, जिसको आप इंग्लिश में टू लिखते हो, और ओड का लफ्ज़ आया है मेरे पास इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड में ओ डी ई लिखा हुआ है ना, आखिरी में ओ डी ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड, तो ये भी ओ डी ई और इलेक्ट्रोड यहाँ पे शो कर रहा है किसको, टर्मिनल्स को शो कर रहा है। अब सवाल ये सर चलें, ये तो आपने एक ही लफ्ज़ समझा दिया, पी और एन का मतलब है पी और एन को मिलाया, जंक्शन का मतलब सर बीच में रुकावट आ गई, डायोड का मतलब डाई का मतलब हो गया दो, ओ डी ई आया इलेक्ट्रोड से तो इसका नाम आपने रख दिया पी एन जंक्शन डायोड, डायोड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब टर्मिनल हो गया। अच्छा जी, अब इसको ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोलने की वजह भी है कि पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग कैसे करता है। पीएन जंक्शन डायोड की मैंने वर्किंग अभी आपको नहीं बताई, मैं सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में ये बता रहा हूँ कि भाई पीएन जंक्शन डायोड यानी पी टाइप और एन टाइप, अगर इस पी टाइप और एन टाइप को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, मैंने क्या बोला आपसे, पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप कनेक्ट करते हो किससे, बैटरी से, तो आज के बाद से ये प्रोसेस कहलाएगा मेरे पास कौन सा, बाइसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइसिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बातें समझने की कोशिश करना ज़रा, एक एक बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं हर बात को लिंक करता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया आपको, सर अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट कर दो किससे, बैटरी से, पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप कनेक्ट कर दो किससे, बैटरी से, तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, बाइसिंग कहलाएगा। याद है ना डोपिंग क्या था, डोपिंग अगर मैं आपसे पूछूं डोपिंग क्या है, तो आप बोलेंगे सर अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो डोपिंग कहलाएगा, और अगर पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये क्या कहलाएगा, बाइसिंग कहलाएगा। आप बोलेंगे सर हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, चलें बाइसिंग समझ में आ गई कि सर अगर किसी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाता है मेरे पास बाइसिंग। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम, बाइसिंग की तरह डेफिनेशन तो देखिए ज़रा। अब बाइसिंग में क्या बोल रहे हैं आपको, बाइसिंग की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी कि बाइसिंग इज द मेथड ऑफ चेंजिंग द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन डायोड। सिर्फ एक लफ्ज़ समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे अभी, पीएन डायोड, सही है, पीएन डायोड समझ में आ रहा होगा, बाकी एक भी लफ्ज़ समझ में नहीं आएगा। अब बाकी लफ्ज़ समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, मैं अगली डायग्राम में आपको ये पूरी डेफिनेशन समझाऊंगा और आपको समझ में आएगी सर ये मतलब क्या है इस डेफिनेशन का।
अच्छा, बाइसिंग की जो टाइप्स है ना वो दो तरह की टाइप्स है, एक कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। अब सवाल ये सर, ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, तो इस बात को समझने के लिए मुझे इसकी डायग्राम की ज़रूरत है। मैंने इसकी डायग्राम को बुलाया। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग समझने के लिए आपको डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ज़रा उस डायग्राम को देखिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम आपके सामने बनी हुई थी। ओके, अब ज़रा देखो, अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को, बाइसिंग समझना ज़रा, पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप कनेक्ट करते हो किससे, बैटरी से, पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो मैंने आपको कहा कि सर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है मेरे पास बाइसिंग। यानी पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप कनेक्ट करोगे बैटरी से तो कहलाएगा बाइसिंग। अब देखो मैंने क्या कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट ये किया कि सर पॉजिटिव वाले को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को कनेक्ट कर दिया किससे, पॉजिटिव से। अब देखो, जैसे ही मैंने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो यहाँ से सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे, यहाँ से पॉजिटिव निकलेंगे, और पॉजिटिव निकल के किस तरफ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव निकल के जाएंगे किस तरफ, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। हाँ बोलेंगे सर, हाँ सर होगा तो ऐसी। और वहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे ये जो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, ये नेगेटिव यहाँ से निकलेंगे और निकल निकल के कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। यानी ये नेगेटिव निकल कर आएंगे और निकल के कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यानी अब इस वाले केस में देखो, क्योंकि सारे नेगेटिव निकल के राइट साइड पे जा रहे हैं, सारे पॉजिटिव निकल के लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव की जो तादाद है, वो पॉजिटिव की तादाद कम हो जाएगी, और जो नेगेटिव की तादाद है वो नेगेटिव की तादाद भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप बोलेंगे सर हाँ सर ऐसे ही होगा, तो मुझे बताओ ये जो डिप्लेशन लेयर थी, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ गई या कम हो गई। आप बोलेंगे सर अरे हाँ सर ये बात तो सोची ही नहीं, आपने तो पी टैप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, पी टैप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, एन टैप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो सारे नेगेटिव निकल के पॉजिटिव की तरफ चले गए, सारे पॉजिटिव निकल के नेगेटिव की तरफ चले गए, ये जो डिप्लेशन लेयर थी, डिप्लेशन लेयर बढ़ गई। तो इस तरह की बाइसिंग को बोलते हो रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर को बढ़ा दिया आपने। अब डिप्लेशन लेयर कैसे बढ़ती है, तो इसको की पॉइंट की सूरत में मैं आपको लिख के दिखा दूं। भाई अगर आप पी टैप को कनेक्ट कर दो, ये देखो लिख के भी दिखा रहा हूं मैं आपको, पी टैप को कनेक्ट कर दो अगर आप किससे, नेगेटिव से, और एन टैप को कनेक्ट कर दो किससे, पॉजिटिव से, तो वो जो डिप्लेशन लेयर है वो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप बोलेंगे चलें सर थोड़ी बहुत आपकी बात समझ में आ गई, आप एक काम कीजिए फॉरवर्ड बाइसिंग वाली बात भी समझाइए ना, तो बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस डायग्राम को मुझे अब पूरा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। जल्दी से मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ ताकि मैं आपको फॉरवर्ड बाइसिंग भी समझा सकूँ। ज़रा फॉरवर्ड बाइसिंग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ आपके लिए, डायग्राम देखते हैं ज़रा। ओके, मेरे पास फिर दोबारा ये पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन इस बार मैंने इसको अपोजिट कनेक्ट किया। अपोजिट कैसे कनेक्ट किया ज़रा देखिएगा। मैंने इस बार ये काम किया कि भाई ये जो पी टाइप था और एक तरफ था मेरे पास कौन सा टाइप, एक तरफ थी मेरे पास एन टाइप। अब देखो पी टाइप को मैंने कनेक्ट किया किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को कनेक्ट किया किससे, नेगेटिव से। मुझे बताओ क्या ये पॉजिटिव अब ये निकल निकल के क्या नेगेटिव की तरफ आएंगे। आप बोलेंगे सर सवाल ही पैदा नहीं होता, पॉजिटिव अब पॉजिटिव की तरफ आ ही नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो क्या करता है, रिपेल करता है। यानी अब ये निकल निकल के नहीं आएंगे बल्कि आगे की तरफ जाएंगे। अब देखो ये पॉजिटिव को आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से निकल निकल के नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव आने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो डिप्लेशन लेयर आपको बढ़ती भी नजर आ रही है, कम होती भी नजर आ रही है। आप बोलेंगे सर हाँ सर इस बात पे तो हमने गौर ही नहीं किया, ये जो
डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर अब कम हो रही है, डिप्लेशन लेयर कम होगी, डिप्लेशन लेयर कम होगी, एक वक्त आएगा इसमें से करंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर जब कम होती रहेगी तो वहाँ से जो करंट है वो वहाँ से करंट फ्लो होगा, या इलेक्ट्रॉन होल के पास जाएंगे और आपका करंट फ्लो हो जाएगा। तो अब अगर देखो डिप्लेशन लेयर कम हो रही है तो इस तरह की बाइसिंग को आप बोलोगे कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग जब होती है जब आप पी टाइप को कनेक्ट करो किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को कनेक्ट करो किससे, नेगेटिव से। तो ये जो बाइसिंग है वो बाइसिंग कहलाती है आपके पास कौन सी, फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी पी पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करो, तो ये कहलाती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक कहलाती है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। अब डेफिनेशन पढ़ो बाइसिंग की क्या लिखी हुई है, बाइसिंग इज द मेथड ऑफ चेंजिंग द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर को अगर चेंज करोगे तो क्या कहलाएगा, बाइसिंग कहलाएगा। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई है बाइसिंग के लिए बताएं कि बाइसिंग किस किस तरह की हो सकती है। तो बाइसिंग का मतलब भी आपको बताया कि सर अगर आप पोटेंशियल बैरियर की मतलब पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस को अगर आप चेंज करेंगे तो उस थिकनेस चेंज करने का जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हैं बाइसिंग। बाइसिंग दो तरह की होती है, या तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है या फिर कैसी, रिवर्स बाइसिंग। तो दोनों को जल्दी से बना के देखते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बातें पढ़ते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको बताया गया कि सर इन फॉरवर्ड बाइसिंग external voltage is applied to the pn junction in such a way that direction it cancels the potential barrier। अब क्या बात करना चाह रहा है, आपको डायग्राम मुझे बनाने पड़ेगी लाजमी। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ज़रा देखिएगा डायग्राम को। ओके अब आपने अगर पी टाइप को कनेक्ट किया हुआ है किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है किससे, नेगेटिव से, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी ये आगे की तरफ जाएंगे पॉजिटिव सारे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अब देखो डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या हो रही है, डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होगी, यानी डिप्लेशन लेयर जो नज़र आ रही है उसकी थिकनेस कम होगी। तो इस तरह की बाइसिंग को आपने बोला था फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फ़ायदा क्या हुआ इसका, तो फ़ायदा ज़रा देखिएगा। पहले तो इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन फॉरवर्ड बाइसिंग एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई किया इस तरीके से कि जो पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी पोटेंशियल बैरियर को कम करेगा। तो इस तरह की बाइसिंग को आप बोलते हो फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर होता क्या है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग आप पी टाइप को, यानी जो पी टाइप है इसको आप कनेक्ट करते हो किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को कनेक्ट करते हो किससे, नेगेटिव से। यानी पी से पॉजिटिव तो पी को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से, एन से नेगेटिव तो एन को कनेक्ट कर दो किससे, नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो शॉर्ट करके याद करो, पी से पॉजिटिव होता है तो पी को पॉजिटिव से करोगे, और एन से नेगेटिव होता है तो एन को किससे करोगे, नेगेटिव से करोगे। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट भी इसका देख लीजिए। इन फॉरवर्ड बाइसिंग लो रेजिस्टेंस पाथ इज स्टैब्लिश। अब जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम हो रही है ना, क्योंकि देखो ये डिप्लेशन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ये जो डिप्लेशन लेयर है डिप्लेशन लेयर आहिस्ता आहिस्ता होकर कम होती जा रही है। जब डिप्लेशन लेयर कम हो रही है तो रुकावट कम हो रही है, रुकावट कम होने का मतलब क्या, लो रेजिस्टेंस इज स्टैब्लिश, यानी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और फोर्थ पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है इन फॉरवर्ड बाइसिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो इन द सर्किट, यानी आपका जो सर्किट में से करंट है वो करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। भाई जब रेजिस्टेंस कम होगी तो ये जो आपको करंट नज़र आ रहा है ये करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होगा। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप इसमें से करंट को फ्लो करा सकते हो। जबकि अगर मैं रिवर्स बाइसिंग में आऊँगा ना तो रिवर्स बाइसिंग की डायग्राम भी आप समझो, रिवर्स बाइसिंग की डायग्राम में क्या हो रहा है। अगर रिवर्स बाइसिंग की डायग्राम भी समझ में आ गई तो समझो आपको आधी से ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। ओके अब आप देखो मैंने पी टाइप को कनेक्ट किससे किया, आप बोलेंगे सर आपने इस वाले केस में पी टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से
और एन टैप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। अब क्या होगा, पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ आएगा। अब देखो पॉजिटिव जब यहाँ से निकल के जाएंगे, जो डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव जब यहाँ से निकल के जाएंगे, नेगेटिव यहाँ से निकल के जाएंगे, तो जो डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीशन लेयर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, बढ़ेगी। मुझे बताओ इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गई या कम हो गई? आप बोलेंगे सर इस वाले केस में तो डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी हाई रेजिस्टेंस पाथ हो गया, तो अब करंट फ्लो नहीं हो सकेगा, यानी ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। यानी पीएन जंक्शन डायोड का फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप बैटरी की ओरिएंटेशन को चेंज करो तो कभी करंट पास हो जाएगा, कभी करंट पास नहीं होगा। यही सारी बातें अभी मैं वीडियो के तौर पे भी आपको दिखाऊंगा। पहले इस बात को पढ़ लेते हैं हम। इन रिवर्स बाइसिंग, एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन इन सच अ वे दैट इट एनहेंस द पोटेंशियल बैरियर, यानी पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाएगा। अगर पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाएगा तो ये टैप कहलाएगी रिवर्स बाइसिंग की। अब इसमें होता है क्या, उल्टा काम करते हो, एन टैप को कनेक्ट कर देते हो पॉजिटिव से और पी टैप को कनेक्ट कर देते हो किससे, नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि भाई हाई रेजिस्टेंस पाथ हो जाएगा, देखो ना रेजिस्टेंस बढ़ गई, और जब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो यही तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट। तो ये कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको बताया, बाइसिंग के हवाले से, फॉरवर्ड बाइसिंग के हवाले से हो गया, रिवर्स बाइसिंग के हवाले से हो गया। अब इसकी जो कुछ वीडियो मुझे दिखानी है वो वीडियो ज़रा देखते हैं ताकि आप लोग को सारी बातें फिर क्लियर हो जाए। ओके, इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के साथ मैं भी आप लोगों को कुछ बताता रहूँगा, बोलता रहूँगा। सेमीकंडक्टर के अभी तक जो बातें हमने हवाले से आपसे बात करी, एन टैप आपको बता दिया, पी टैप आपको बता दिया, बाइसिंग की आपको टाइप्स बता दी कि बाइसिंग की आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। मेरे ख्याल में दोनों टाइप्स अब आपको समझ में आ गई होंगी, कौन सी टाइप पी टैप है, कौन सी टाइप एन टैप है। पर अब ज़्यादा मैं आपसे डेप्थ में नहीं जाऊँगा, वरना ये फिर बातें आप लोगों के लिए मुश्किल होती जाएंगी। तो अब थोड़ी सी बातों को अपना सिंपल करता हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, अब जो मेरे पास टॉपिक था वो टॉपिक था पीएन जंक्शन डायोड। अब ज़्यादा बात आपसे मुश्किल नहीं करूंगा आपके लिए, मैं बात को अपनी आसान ही करूंगा। पीएन जंक्शन डायोड को समझते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड है क्या। तो देखो पी और एन आपको बताया था सर, दोनों को कंबाइन करेंगे, पी और एन को तो एक जंक्शन बनता है। डायोड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दो टर्मिनल होते हैं। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो सिंबल भी मैं आपको बताऊँ। पीएन जंक्शन डायोड का मैं सिंबल बताता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल भी ज़रा देखिएगा कि सिंबल क्या है पीएन जंक्शन डायोड का। ये सिंबल है मेरे पास, सिंपल सा जो आपको नज़र आ रहा है पीएन जंक्शन डायोड का। अब आप सोचोगे सर आपने सिंबल इस किस्म का क्यों बनाया, मतलब पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो सिंबल आपने इस तरीके का क्यों बनाया। तो अब इस तरह का सिंबल बनाने की वजह भी मैं आपको बताऊं। देखो इस तरह का सिंबल बनाने का फ़ायदा क्या है, दोनों एग्जाम्पल्स आपको बताने पड़ेंगी। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में ये सिंबल इस किस्म का क्यों बना हुआ है, तो इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड में जो पीछे वाला जो आपके पास एंड होता है, ये पीछे वाला एंड आपके पास कहलाता है पी टाइप, यानी जो पीछे वाला एंड है इसको आप पी टाइप बोल देते हो। जबकि जो आगे वाला एंड आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है आपके पास कौन सी टाइप, एन टाइप कहलाता है, यानी पी टाइप और एन टाइप। अब देखो आपने पीछे वाला एंड है ये कहलाता है आपके पास पी टाइप, और ये आगे वाला जो एंड है ये कहलाता है आपके पास कौन सी टाइप, एन टाइप कहलाता है। अब देखो आपने पी टाइप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, और आगे वाला क्योंकि टाइप है मेरे पास एन टाइप, और आपने आगे वाले एंड को पी टाइप को कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को कनेक्ट कर दिया किससे, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। याद है ना, इस तरह की बाइसिंग कहलाई थी मेरे पास, कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, तो मैंने इसका नाम रखा था फॉरवर्ड बाइसिंग। अब ये देखो पीछे वाली टाइप है मेरे पास पी टाइप, आगे वाली टाइप है मेरे पास कौन सी टाइप, एन टाइप। आपने पी टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, एन टाइप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो ये बाइसिंग कहलाती थी मेरे पास कौन सी बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, जो अभी अभी मैं आपको पढ़ा कर आया। अब देखो किस वाले केस में से करंट पास होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर आप ये समझ गए। फॉरवर्ड बाइसिंग में से करंट पास हो जाएगा, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को पास करा देगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में से करंट पास नहीं होगा। क्यों करंट पास नहीं होगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ गई थी ना, याद होगा इस वाले केस में डिप्लेशन, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर कम हो रही थी, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो रही थी, डायग्राम में पीछे समझा कर आया था।
तो इसमें एक डायरेक्शन में करंट पास हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में से करंट पास नहीं हो सकता, यानी फॉरवर्ड में करंट पास हो जाता है जबकि रिवर्स में करंट पास नहीं होता। इसी वजह से ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये वॉल बनी हुई नजर आ रही है। ये जो वॉल आप देख रहे हो ना पीएन जंक्शन डायोड में, इस तरह की जो वॉल बनाई हुई है, ये वॉल इसीलिए बनाई हुई है कि भाई इसमें से करंट पास तो हो सकता है, जा सकता है, लेकिन इसमें से करंट वापसी नहीं आ सकता, यानी ये फॉरवर्ड बाइसिंग भी कर सकता है और रिवर्स बाइसिंग भी कर सकता है। इस वजह से इस सिंबल के अंदर आगे इस तरह की वॉल बनाई गई है। तो इस सिंबल का छोटा सा एक इफेक्ट है कि वॉल इस तरह की भाई ऐसी बना देते हैं। मैं अगर बताता ना ये सिंबल ऐसे होता है, आप मान लेते हैं हाँ सर सिंबल ऐसे होता है, मैंने जानबूझ के आपको बताया इसमें वॉल क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग भी कर सकता है और रिवर्स बाइसिंग भी कर सकता है, यानी एक डायरेक्शन में से इसमें करंट पास हो सकता है और एक डायरेक्शन में से करंट पास नहीं हो सकता। अब इस पीएन जंक्शन डायोड का हम करें तो करें क्या, अब ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है ये बात आप ज़रा समझते हैं। तो अब जो मेरे पास डेफिनेशन है, अच्छा ये मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा रेक्टिफिकेशन, क्योंकि आमतौर पे इसके मुतालिक थ्योरी पूछी नहीं जाती, बस इसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रेक्टिफिकेशन होता क्या, तो रेक्टिफिकेशन समझिएगा। एसी करंट को अगर आपके पास मौजूद है, कौन सा करंट, एसी करंट, एसी करंट को कन्वर्ट करना है अगर आपको किस में, डीसी करंट में, तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो रेक्टिफिकेशन। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है आपके पास क्या, रेक्टिफिकेशन। तो लिखा हुआ है ना, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, एंड अ डिवाइस, वो डिवाइस जो इसको कन्वर्ट करती है उसको आप बोलते हो रेक्टिफायर डायोड, और डायोड आप पढ़ कर आए हो। अच्छा रेक्टिफिकेशन भी आप लोगों ने जो टाइप्स पढ़ी होंगी ना, वो रेक्टिफिकेशन की टाइप्स मैं आपको बताऊं। हाफ एक पढ़ी होगी आपने, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में होता क्या है, अच्छा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आप एक डायोड इस्तेमाल करते हो, अगर इस बात को जहन में रखना आप लोग, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर कितने डायोड इस्तेमाल करते हो, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आप एक डायोड इस्तेमाल करते हो। और ये जो आपको करंट नज़र आ रहा है ना, ये एसी करंट कहलाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट, यानी हाफ साइकिल इसकी पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल इसकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इस डायग्राम में देखो ना, ये हाफ साइकिल आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है और हाफ साइकिल कैसी नज़र आ रही है, नेगेटिव नज़र आ रही है। तो इस तरह की साइकिल को आप बोलते हो कौन सा करंट, इस तरह के आप उसको बोलते हो एसी करंट। तो ये किसको, एसी करंट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, डीसी करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी सिर्फ पॉजिटिव है, यानी आप देखो ना ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को पास करा रहा है, नेगेटिव इसमें से पास नहीं हो पा रहा, यानी नो नेगेटिव हाफ साइकिल, इसमें लिखा हुआ भी है नो नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को आप बोलते हो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, तो डेफिनेशन इसकी पढ़िएगा, द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रेक्टिफाई करो किसको, हाफ वेव साइकिल को, रेक्टिफाइंग हाफ वेव ऑफ साइकिल, यानी कंप्लीट वेव में से आप सिर्फ हाफ वेव हासिल करो एसी करंट की, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब मैं इसकी डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा, मैं इसकी वर्किंग आपको यहाँ पे बताने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि अगर मैं वर्किंग बताऊंगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप फिर बोर हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी बातें आप एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो मैं रेक्टिफिकेशन का इस वक्त यहाँ पे प्रोसेस नहीं बता रहा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती कैसे है, क्योंकि फिर बात लंबी हो गई ना, फिर आप लोग परेशान हो गए कि सर क्या आप लोग बात करना शुरू कर दी, वरना 15-20 मिनट लेक्चर और एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ शॉर्ट करके बात कर रहा हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, कि हाफ वेव साइकिल प्रोड्यूस करो उसको आप बोलते हो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और यही केस हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। अच्छा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप दो डायोड इस्तेमाल करते हो, यानी यहाँ पे आप कितने डायोड इस्तेमाल कर रहे हो, कोई अगर आपसे एमसीक्यू में पूछेगा ना, यही पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड इस्तेमाल करते हो, एक डायोड इस्तेमाल करते हो, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड इस्तेमाल करते हो, दो डायोड इस्तेमाल करते हो। अब देखो इसमें भी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, जबकि इसमें आपको दोनों कैसी मिलती हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है, यानी कंटिन्यूस मिल रही है। लेकिन पीछे वाले केस में देखा था ना, पीछे वाले केस में बीच में गैप आ रहा था, ये गैप आया ना, तो ये गैप आने की वजह से इसीलिए आपने इसका नाम रखा था कौन सी वेव, हाफ वेव। हाफ वेव इसलिए इसको बोला था क्योंकि इसमें आपको आधी वेव मिल रही थी, बीच में गैप आ रहा था। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ कि आपको कंटिन्यूस वेव मिल रही है, तो इसमें लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग फुल वेव। अगर आपको फुल वेव मिल रही है एसी करंट की, तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को आप बोलोगे कौन सी रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो मैंने जो चीज़ पढ़ाई आपको वो क्या पढ़ाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताई। वो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, आपको मैंने चीज़ बताई रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर रेक्टिफिकेशन होता है अगर आप एसी करंट को कन्वर्ट कर दो किस में, डीसी करंट में। एसी करंट का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को अगर आप कन्वर्ट करो किस में, डीसी करंट में, यानी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, तो इस तरह के प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, रेक्टिफिकेशन। अच्छा अगर इसका अपोजिट किया जाए, अपोजिट बताता हूँ ज़रा अपोजिट क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को शायद पता हो बहुत सारे लोगों को। डीसी से अगर एसी आना है, उल्टा काम करना है, तो इस चीज़ को आप बोलते हो ऑस्किलेशन,
यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो ऑस्किलेशन कहलाती है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन। ये एनईडी के टेस्ट में एमसीक्यू बहुत आता है, या पास्ट पेपर जब देखोगे ना एनईडी के टेस्ट में तो आपको पास्ट पेपर बहुत मिलेंगे। एसी को डीसी में करना है तो रेक्टिफिकेशन, डीसी को एसी में करना है तो कहलाता है आपके पास क्या, ऑस्किलेशन कहलाता है। तो मेरे ख्याल में ये बात याद होगी, इस पॉइंट को याद रखना है, एसी से डीसी और डीसी से एसी को कन्वर्ट करना। हो सकता है अब आप लेक्चर क्योंकि बहुत लेंथी हो गया तो आप लोग बोर होना शुरू हो गए हो, तो बस आप सेकंड लास्ट टॉपिक है मेरे पास ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर में आपके पास तीन तरह के सेमीकंडक्टर मौजूद होते हैं। यानी अब इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ वेरी थिन सेमीकंडक्टर विच सैंडविचिंग बिटवीन रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब वो बोलना क्या चाह रहे हैं, इतनी मुश्किल इंग्लिश आप लोगों को समझ में नहीं आती। होता क्या, ट्रांजिस्टर के अंदर तीन तरह के सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। डायोड के अंदर दो तरह, इसके अंदर तीन तरह के इस्तेमाल होते हैं। ये रहा इसका तीसरा टाइप। यानी अगर मेरे पास एक तरफ मौजूद है पी टाइप, यहाँ भी मौजूद होगा मेरे पास कौन सी टाइप, पी टाइप, और जो सेंटर वाला आपको येलो कलर में नजर आ रहा है ये स्मॉल होता है, जिसको आप बोलते हो तो कौन सी टाइप, एन टाइप बोलते हो। तो यानी तीन तरह के सेमीकंडक्टर को आप कंबाइन कर देते हो, दो तरह के पी टाइप, एक तरह के एन टाइप। तो सैंडविचिंग जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, सैंडविचिंग, सैंडविचिंग का मतलब क्या है, सैंडविच में क्या होता है, नीचे ब्रेड होती है, ऊपर भी ब्रेड होती है, और जो बीच में होता है वो बीच में इसका चिकन वगैरह रखी हुई होती है। तो वही सैंडविचिंग का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, अब इसकी आगे मजीद बात करते हैं ट्रांजिस्टर की कौन सी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर की मैं वर्किंग में खास आपको नहीं बता रहा, क्योंकि एम कैट के स्टूडेंट भी लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो फिर एम कैट के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है। आपको बेसिक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्किंग सिखा दी है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग में आपको नहीं सिखा रहा, वरना बात पे बहुत लेंदी होगी। मैं सिर्फ भी आपको बता रहा हूँ ट्रांजिस्टर की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। एक टाइप होती है मेरे पास एन पी एन। एन पी एन का मतलब है कि एंड्स पे आपके पास यानी दो एंड्स होंगे, उस पर एन होगा, जो सेंटर में मौजूद होगा वो पी मौजूद होगा। और इसी तरीके से मौजूद है पीएनपी, तो पीएनपी में हो जाएगा एंड्स पे पी मौजूद है और सेंटर पे एन मौजूद है, ये कहलाएगा मेरे पास कौन सी टाइप, पीएनपी कहलाएगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ये एक पॉइंट पढ़ाया जाता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर एक्ट करता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया कि ट्रांजिस्टर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर आपका ट्रांजिस्टर मौजूद होता है जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा होता है। जैसे माइक्रोफोन में मौजूद होता है, यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोफोन और एंटीना, ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती हैं और ट्रांजिस्टर उसी के तौर पर एक्ट करता है। ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ बेसिक मैंने आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन बता दी है। अच्छा, हमारे कोर्स में जो है इसका कोई फॉर्मूला भी मौजूद नहीं है, वरना अगर आप फेडरल की बुक देखोगे तो उसमें आपको फॉर्मूले भी मिलेंगे, लेकिन फॉर्मूले भी आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल के टेस्ट में इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं आएगा। अब ट्रांजिस्टर के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ आपसे, तो आखिरी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपसे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये रही आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपके पास दो तरह की फील्ड्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा ना। एक फील्ड कहलाती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड कहलाती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। दोनों मैं आपको बताऊं। ओके, एक फील्ड होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फील्ड जो देखो, दोनों फील्ड आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही हैं। यानी इन फील्ड के दरमियान जो एंगल देखो आप, एंगल आपको जो बना हुआ नजर आ रहा है, यानी येलो और ब्लू कलर के दरमियान जो एंगल बना हुआ नजर आ रहा है वो 90 डिग्री है। देखो आप आपस में जो एंगल बना हुआ आपको नजर आ रहा है वो 90 डिग्री। यानी दो तरह की फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एक कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड, एक कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों की दोनों परपेंडिकुलर होती है, यानी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ज़रा पढ़ते हैं हम। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये सबसे अहम पार्ट है। डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। यानी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम के ज़रिए से भी ट्रैवल कर सकती हैं, यानी वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं।
अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मूला मेरे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड का जो फॉर्मूला है ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो याद होगा ये म्यू नॉट आपको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाया था। ये कहलाता है हमारे पास परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी की वैल्यू होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊँ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एक्सपोनेंट -7। और ये जो आपको नज़र आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास क्या, तो आप बोलेंगे सर ये कहलाता है परमिटिविटी। चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा है परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं लिखता मैं। अब इन दोनों की जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, तो जो स्पीड ऑफ लाइट का आंसर आता है वो ये आता है 6 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तमाम लोगों को ये वैल्यू याद होगी। अच्छा जी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मैक्सवेल प्रोपोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। छोटा सा पॉइंट मुझे मिला था इस चैप्टर में, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसफर्स होती है नेचर के अंदर, इसके बारे में जिसने बात करी थी वो मैक्सवेल है। तो ये छोटे छोटे से की पॉइंट के तौर पर मैंने स्लाइड्स के तौर पे ऐड किया हुआ है। स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो स्लाइड से आप लोग देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। बस बिल्कुल लास्ट स्लाइड है ताकि लेक्चर हमारा कंप्लीट हो। लास्ट स्लाइड मेरे पास एंटीना से रिलेटेड है। एंटीना के बारे में थोड़ा बहुत मुझे आपको बताना है कि एंटीना होता क्या है। एन एंटीना इज़ द डिवाइस, ऐसी डिवाइस विच कैन जनरेट और रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए एंटीना इस्तेमाल होता है। अक्सर होता है ना आपके रेडियो के अंदर लगा हुआ होता है एंटीना, लगा हुआ है रेडियो में, तो होता क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या तो रिसीव करता है या फिर सेंड करता है। अक्सर होते हैं ना वॉकी टॉकी होते थे आपके पास जिससे बात करते थे, एक वॉकी टॉकी से दूसरे वॉकी टॉकी में बात करते थे, तो क्या होता था एक में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती थी और एक में से जाती थी। तो एंटीना क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट भी करता है और रिसीव भी करता है, तो ये एंटीना काम करता है। अच्छा, मॉड्यूलेशन क्या है, तो मॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी शायद मुश्किल बात लगे लेकिन बेसिक सी डेफिनेशन है सिर्फ, द प्रोसेस बाय विच ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और इन्फॉर्मेशन इज इम्प्रेस ऑन द कैरियर वेव। अब देखो आप अक्सर होता है ना आप वायरलेस माइक इस्तेमाल करते हो। सपोज करो आपके पास एक वायरलेस माइक है। अब होता क्या है, मैं चलो आपको पूरी बात समझाता हूँ। ये आपके पास एक वायरलेस माइक है, ये आपका स्पीकर लगा हुआ है। अब ये स्पीकर लगा हुआ है, अब स्पीकर में आवाज़ जो है कोई इसका कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, यानी वायर नहीं लगा हुआ। अब होता क्या है, आपने कोई बात बोली इसमें से, आप इसमें से कुछ पढ़ रहे थे, आपने अपने ऑडियो का सिग्नल इससे दिया, सही है, अपनी ऑडियो इसको दी, ये माइक के पास गई। अब माइक के अंदर है ना इसका अपना सर्किट लगा हुआ होगा जो उस ऑडियो सिग्नल को कैरियर वेव बनाएगा, यानी वो वेव बनाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा। तो वो वेव जो यहाँ से ट्रैवल करके जाएगी, डायरेक्ट ऑडियो नहीं जाती, ऑडियो ट्रैवल नहीं करती, बल्कि उसमें से उसकी कैरियर वेव ट्रैवल करती है, यानी आसान जबान में बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। यानी उस सिग्नल को, वो जो आपके पास ऑडियो सिग्नल था जो आपने उसमें बोला था, उस ऑडियो सिग्नल को आपने कन्वर्ट किया, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया। तो अगर आप अपने सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करोगे, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है आपके पास मॉड्यूलेशन। ये लिखा हुआ है ना आपके पास, ऑडियो सिग्नल को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे कैरियर वेव, और कैरियर वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसका दूसरा नाम है। अगर आप अपने सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को या इन्फॉर्मेशन को अगर आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। अब ये सिग्नल वहाँ तक जाएगा स्पीकर में, अब ये स्पीकर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वापसी कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑडियो में कन्वर्ट करेगा। तो ऑडियो को अगर आप कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो ये चीज़ कहलाती है हमारे पास मॉड्यूलेशन। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कन्वर्ट करोगे ऑडियो में, यानी उल्टा काम करोगे, यानी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें एंटर हुई, एंटर होने के बाद आपको ऑडियो मिल गई, अब आपने क्योंकि उल्टा काम किया है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो डीमॉड्यूलेशन। तो ये सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है। कि ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करो तो कहलाएगा मॉड्यूलेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वापसी ऑडियो में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। मॉड्यूलेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक कहलाती है आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसका नाम आपने पढ़ा ना, एक को आप बोलते हो FM बोलते हो, एक को आप बोलते हो क्या, AM बोलते हो। यानी एक में फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो और एक में एम्पलीट्यूड को चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
और लास्ट में डेफिनेशन मेरे पास है कौन सी, डी मॉड्यूलेशन की। यानी अगर आप ऑडियो फ्रिक्वेंसी को वापसी हासिल करना चाहोगे कैरियर वेव से, या कैरियर वेव को ऑडियो फ्रिक्वेंसी में शामिल करना चाहोगे, जो मैंने अभी स्पीकर की एग्जांपल दी थी, तो ये मेरे पास कहलाता है क्या, डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। यहाँ पहुँच के आपका चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। कोशिश मैंने करी कि चैप्टर नंबर 16 में जो मुश्किल से मुश्किल बात थी आपको समझा सकूं, और आसान से आसान बात भी समझा सकूं। कुछ बातें मैंने जानबूझ के सेव करी, जैसे ट्रांजिस्टर का टॉपिक है। अगर अभी भी किसी को ट्रांजिस्टर का टॉपिक समझने का शौक हो, ट्रांजिस्टर समझना चाहता हो, क्योंकि अक्सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं जिनको ट्रांजिस्टर समझने का शौक होता है, तो ट्रांजिस्टर अगर आप समझना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रांजिस्टर की जो वीडियो आप लोग देखिएगा, तो ट्रांजिस्टर में सारी की सारी वर्किंग उसमें बताई गई है। तो वीडियो की मदद से आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है। मैं उसके ऊपर ही बात कर देता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ के अंदर 45 एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। वो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करना। अगर वो 45 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, समझो चैप्टर नंबर 16 की आपकी तैयारी हो गई। तो लेक्चर सुनने के बाद आप लोग इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिएगा। एमसीक्यूज़ भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 16 एक ही लेक्चर में कोशिश करिए आप लोग कंप्लीट करने की। कोई बात अगर रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश तो मेरी थी कि पूरी मैं आपको आसान आसान करके सारी बातें समझा सकूं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे फिर दोबारा बोलोगे, आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम लोग को सारी बातें क्लियर होंगी। अच्छा, ट्रांजिस्टर और का टॉपिक और रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आपको मैंने डेप में नहीं समझा, क्योंकि ई कैट एम कैट के स्टूडेंट भी सुन रहे होते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो वर्किंग मैंने उसकी नहीं बताया, क्योंकि एप्टीट्यूड में वर्किंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।